पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अ, बुनियादी मसाइल क्या हैं, कोर इश्यूज क्या हैं। इस पे आज ज़रा सीरियस वाली बातचीत करेंगे। लेकिन क्यों मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, मैं तो मर्दानगी के वीडियो शुरू किए हुए थे सीरीज, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। आई थिंक इस बात पे हमारा सारों का कंसेंसस है कि हमारे हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के। हमें संगीन मसाइल हैं और बड़े गहरे लेवल पे तब्दीली की ज़रूरत है। इस पे आई थिंक कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा। लेकिन तब्दीली किस लेवल की चाहिए, हमारे हालात ख़राब हैं तो वो क्यों ख़राब हैं, इस पे मुझे लगता है कि बिल्कुल हमने टारगेट को मिस कर दिया है। तो इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो नफ्सियाती इलाज के हवाले से। तो हम लोग जब किसी के साथ काम शुरू करते हैं तो पहले ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये मेरा कितना को 30 साल 91 में कहीं कैलिफोर्निया में शुरू किया था, 30 साल से हम ये काम करें। आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मसला है क्या और किस वजह से है। उसमें से फिर आगे आप निकालते हैं कि इसको अगर इसमें से बाहर लाना है तो किस तरह से बाहर लेके आएंगे। लेकिन पहले डायग्नोज तो करना होता है ना कि वजह क्या थी और मसले की नौयत क्या है। इसको अगर मैं फिजिकल लेवल पे कहूँ तो शायद ज़्यादा आसान हो जाए। मसलन अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो उसका इलाज तो है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि वो सर दर्द की गोली खा ली या बुखार की गोली खा ली और चल सो चल, आज का दिन गुजर जाए, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो सिम्टम एक होता है सर दर्द होना, बुखार होना, मर्ज एक और होता है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज अगर आप नहीं करते तो वो जानलेवा। और हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए अब वो स्टेज आती जा रही है जब खाली सिम्टम्स पे इज़ नॉट इनफ। हमें जो असली बीमारी है, जो असली हमारे डीपर वाले जो जड़ें हैं जहाँ पे मसाइल की, उनको देखना ही पड़ेगा और उनको उनको हैंडल करना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये तज्जिए तो हम, हालात ख़राब हैं, कैसे ख़राब हैं, क्या हो रहा है आजकल, ये तो हम 75 चैनल्स पे हम 24 घंटे इस किस्म की डिस्कशन सुनते हैं, राइट। तज्जिए, वो जो तज्जिए हैं वो आमतौर पे हम सिम्टम्स लेवल के सुनते हैं। डील हो रही है नहीं हो रही, किसकी किससे बात हो गई, वॉक कब होगी, और फिर इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगी तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस तरह है जिस तरह आपका वो दरख्त में फल लग रहे हो ना और वो गले सड़े छोटे छोटे फल हो, तो आप वो फलों के लेवल पे आमतौर पे आप कहते हैं इसको मैं कैसे ट्रीट करूं, इसको स्प्रे करें, इसको इस तरह से ट्रीट नहीं होते तो कहो जी सारे फल उतार दो, अगली जो खेप आएगी ना वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बड़ी अच्छी आएगी, मोटे मोटे फल आएंगे। वो गलत लेवल है। अगर आपका इशू जो है, जो मेन मसला है वो आपकी जड़ों के साथ है, जो कि हमारा है, हमारे मसाइल जड़ों के साथ हैं, हमारे फलों के लेवल पे हम नहीं। करंट अफेयर्स जो है ना वो हमें सरफेस लेवल पे, और वो भी अहम है। गवर्नमेंट चेंज होती है कि नहीं, इसके बहुत सारे उसके असरात हैं, लेकिन उससे जो हमारा जो एक्चुअल हमारी जो मर्ज है वो ठीक नहीं होगा। ये हमारा मुगालता है कि अगली गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग कई दफ़ा बहुत ही छोटे छोटे साइड के इश्यूज में फंस जाते हैं कि हमारा असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट अगर सही आए ना तो फिर देखिए हमारा हालात कैसे चेंज हो जाएंगे एकदम। ये मुगालते हैं, ये ऑलमोस्ट ट्रक की बत्ती के पीछे। हमें कुछ ग्रुप्स को भी फ़ायदा होता है कि उनको कहो कि ये जी ये गवर्नमेंट असल में बिल्कुल नाकार है। वो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि जमहूरियत का था ना शौक, अब और चुपो। अब फिर यही होता है जमहूरियत में। तो वो जो एक आइडिया ना, सियासतदान तो सारे करप्ट होते हैं, ये ट्रक की बत्ती की तरह चीज़ें होती हैं। सियासतदान तो, मुझे हंसी आती है हमेशा इस तरह की चीज़ पे, सियासतदान तो सब करप्ट है, एज इफ के, एज अपोज टू व्हाट। बाकी कौन ठीक है, वापडा ठीक है, पीआईए ठीक है, कस्टम्स, पुलिस, लैंड डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रेडी वाला, दूध बेचने वाला, कौन ठीक है। जिसका जितना हाथ पड़ रहा है वो उतना उतना हाथ मार रहा है, जिसकी जितनी पावर है वो उतना अब्यूज कर रहा है। वो एक और मेरा दोस्त कहा करता था कि शरीफ यहाँ पे वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो जिसको जितना मौका मिल रहा है वो हाथ मार रहा है। बात ये नहीं है कि सियासतदान करप्ट है, बात ये है कि हम सारे करप्ट हैं। अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसमें भी 80% लोग पहले से करप्ट होंगे, पावर में आने के बाद बाकी की भी मेजॉरिटी हो जाएगी। करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस का मसला नहीं, ये हमारी बीमारी हम सारों में है। और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन
फिर वही बात कि ये सिम्पटम लेवल है, आपको जड़ देखनी है कि ये कहाँ से निकली हैं ये चीज़ें। जब तक हम उसका तयन नहीं करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल सकते। अच्छा, करप्ट पॉलिटिशियंस मसलन एक चीज़ है जो रास्ते में आ जाती है। एक और चीज़ जो बहुत हमारे ख़ासतौर पे लेफ्ट के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि इक़्तिसादी हालात ठीक हो जाए ना, तो फिर इकोनॉमिक्स ठीक हो जाए, तो फिर ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। ये ऑलमोस्ट इस तरह से होता है कि जिस तरह आप एक दफ़ा तंदुरुस्त हो जाए ना, तो फिर बीमारी खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। मसला ये है कि आप बीमार हैं क्यों? जब तक वो इकोनॉमिक हालात आप सरफेस पे नहीं चेंज कर सकते। ये ठीक है कि सिम्पटम्स तो हैं अपनी जगह, महँगाई भी है, गुर्बत भी है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, लेकिन ये सारे सिम्पटम्स हैं, ये कॉज़ेज़ नहीं है। कॉज़ेज़ में जाना तब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बेशक वो तकलीफ़देह क्यों ना हो। ये उस तरह है जिस तरह इकोनॉमिक्स में आपके पैर में होगी ना गैंग्रीन, और आपसे चला नहीं जा रहा, रोज़गार नहीं कमाया जा रहा, तो आप रेहड़ी पे बैठ जाते हैं, कटोरा लेके निकल जाते हैं, कभी आईएमएफ के पीछे, कभी सऊदी अरब के पीछे। आज रात की रोटी पूरी हो गई तो वापस आ गए, सारों ने तालियाँ बजा ली, जी ठीक हो गया। ये हमारे मसलों का हल नहीं है, ये तो सिर्फ़ प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। आप आगे डाल रहे हैं ना, कुछ कुछ साल आगे बात हो जाएगी। लेकिन नेटिव अमेरिकन्स कहा करते थे कि जब हम कोई भी फ़ैसला करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारी 7वीं नस्ल पे इसका क्या असर होगा। तो 7वीं नस्ल तो चलें बहुत आगे हो गई, लेकिन 20 साल 30 साल बाद हमारी कौम ने किस तरफ जाना है, उसका हमें सोचने का ही होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, टू बी फेयर, उनको तो अपना 1 साल, हम क्योंकि साल 2 साल मुश्किल से हम खींचते हैं, उसके बाद हम कहते हैं इसमें ये भी खराबी है, ये भी खराबी, ये गवर्नमेंट, क्योंकि हम सरफेस लेवल पे चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो अब वो फिर कहते हैं अब कोई और आएगा तो अगली खेप फल की जो आएगी वो इंशाल्लाह बड़े अच्छे आएँगे। तो ये सारी ट्रक की बत्तियाँ हैं, ये हम अपने को गोली करा रहे होते हैं कि इनसे चीज़ें चेंज हो जाएँगी, इनसे चीज़ें चेंज नहीं होती। वो रेडी लेके आप निकल जाते हैं, अगली गवर्नमेंट लाना इस तरह से है कि आप कहें कि जो रेडी को धक्का दे रहा है ना पीछे से, ये ज़रा तकड़ा सा ले आते हैं अगली दफ़ा। तो वो फिर ज़्यादा 2 जगह जाने की जगह हम 4 जगह कटोरा घुमाएँगे, तो बहुत खाना लेके आएँगे रात के लिए। ये हमारे मर्ज़ का इलाज नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मैं वीडियो कर क्यों रहा हूँ? मैं तो वीडियो शुरू किए थे मर्दानगी के ऊपर, राइट? पिछले जो 2-3 थे, बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, जो किताब अंडरस्टैंडिंग मेन पे थी। तो मैंने कहा था कि बजाय उसको उर्दू में तर्जुमा करने के, कुछ वीडियोज़ में उसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो उर्दू के कुछ वीडियोज़ में मैं उनको सामने ले आऊँगा, ताकि वो तर्जुमा फिर से पूरी किताब का ना करना पड़े। अगला जो इशू आ रहा था किताब का, वो था सेक्सुअलिटी और रोमांस के हवाले से। ये 7-8 चैप्टर्स हैं किताब के, जिनको मैंने समराइज़ करके 2-3 वीडियोज़ में करना था। तो सेक्सुअलिटी और रोमांस वाला जो है वो तो हम अलहदा से करेंगे सेशन, लेकिन सेक्सुअलिटी का रिप्रेशन, उसको दबाना, और उसके साथ साथ रोमांस से ज़्यादा ब्रॉड है। ये जिन चीज़ों को हमने निस्वानियत के साथ जोड़ा, और उनको फेमिनिन स्पिरिट जो है उसको नीचे करना, उसको घटिया समझना, उसको दबाना, ये और सेक्सुअलिटी, इनका जो रिप्रेशन है ना, ये हमारी जो कोर इस इलाके में जो सरफेस पे जो प्रॉब्लम्स है उनकी जो जड़ों में, उनमें से एक है। एक ये है, और एक अगर बड़ी वाली मैं कोर जड़ कहूँ तो वो हमारी मजहबियत है, और हमारी इनसिक्योरिटी है हमारे रिलीजियोसिटी के बारे में, मजहबियत के बारे में। तो उन उन दो पे अलहदा सेशन मेरा दिल किया कि होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ पहले एक बहुत ही यूज़फुल होगा कि अगर उसके इर्द-गिर्द की जो कोर जड़ें हैं, उनकी निशानदेही कम से कम हो जाए। थोड़ी-थोड़ी बात 2-2 4-4 मिनट में, कि मेन 4 5 6 जो मुझे लगता है कि जड़ें हैं, उन उन पे ज़रा-सी डिस्कशन हो जाए। तो ज़रा सा माहौल सेट हो जाएगा, टेरेन सेट हो जाएगी। और अगर इसके दौरान डिस्कशन में आपको लगे कि ये तो बहुत ही, क्योंकि मैं थोड़े-थोड़े सेंटेंसेस में बात करूँगा कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हवा में बात हो गई, तो मैं आखिर में करके 2-3 ज़रा कॉन्क्रीट से मिसालें भी दे दूँगा, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये किस कदर खौफनाक शक्ल में ये जो सारे जो जड़ें हैं, ये जब आपस में मिलती हैं, तो क्या खौफनाक शक्ल बनती है। तो सेक्सुअलिटी और जिनसी पहलू हमारी ज़िंदगी का, और निस्वानियत के साथ जो हमने चीज़ें मिलाई, उनको जब हम दबाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो तो हमारे बिल्कुल ही डीप लेवल पे उसको उसको कि ये मेरा हिस्सा है ही नहीं।
जैसे होता है ना, क्योंकि गिल्ट इतनी ज़्यादा होती है, ये नहीं कहा होता कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी, ये कहा होता है इस चीज़ के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए, ख़लीज़ चीज़ें हैं ये। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा वो अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ वो चीज़ें हम दबा देते हैं। तो रिप्रेस कर दें तो वो आपके अनकॉन्शियस में चली जाती, लाशऊर में चली जाती है। लाशऊर में जब जाती है ना, तो फिर आपका कंट्रोल उस पे नहीं रहता। शऊर का, आपका शऊर जो दिमाग है उसका उसका कंट्रोल उस पे नहीं है। तो वो फिर अनएक्सपेक्टेड जगह पे, इनएप्रोप्रिएट गलत जगह पे वो बाहर आती हैं चीज़ें, और वो जिनसी हवाले से, वो चाहे रेप है, चाहे इंसेस्ट है ख़ानदानों के अंदर, चाहे वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, खौफनाक तरह से चीज़ें बाहर आती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूडेड। अगर जो पैशन वगैरह है वो आपको फिर आशिकान सड़क पे नज़र आएँगे, सड़क ब्लॉक करके मोटरसाइकिलों को रोक के आगे लगाते नज़र आएँगे क्योंकि हमें आशिक, तो वो पैशन जो है वो गलत जगह पे अनकंट्रोल्ड अनकॉन्शियसली आ रहा होता है, और एक्सप्लोसिव उसका अनहेल्दी एक्सप्रेशन होता है इन चीज़ों का। हमारे यहाँ बहुत अनहेल्दी, ये डायरेक्ट वाले अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत इनडायरेक्ट इसके रिपरकशंस हैं, उसके जो है ना असरात, वो बहुत इनडायरेक्ट भी हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वाले तो समझ आते हैं ना, कि आपका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रहता उन चीज़ों पे। ये वो है जो आपने दबा दिया। जो मैं पहली जड़ की तरफ जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ चीज़ें जो आपको पूरी तरह नहीं दबाई होती, लेकिन एक एक ये जड़ का मैं अगर नाम दूँ तो जो हमारा दोगलापन है ना, एक एक मुनाफ़िक़त, एक हिपोक्रेसी हमारे अंदर बहुत कॉमन है। उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी के साथ है। सेक्सुअलिटी में हम इतना बड़ा कोर इश्यूज, कोर एक एक रेजर्वोयर है हमारे अंदर, जो जो एनर्जी होती है, या फ्रॉइड कहता था कि दो में से एक बड़ा है, यूंग कहता था तीन मेन इंसान के जो उनमें से एक है। उसको हमने इस हद तक डिसओन किया हुआ है कि हम फैमिली के आगे माँ बाप को हमने जब भी मारते नहीं देखा होता, बहन भाई चले आते हैं पता नहीं किस तरह से, लेकिन एक्सप्रेशन है ही नहीं सेक्सुअलिटी का या उसकी बातचीत कहीं पे बिल्कुल नहीं है। फैमिली के अंदर बुजुर्गों के आगे हम एक तरह से होते हैं, दोस्तों के साथ हम और तरह से होते हैं, दोस्तों के इस ग्रुप में और तरह होंगे, उधर हमारी वोकैबुलरी चेंज होती है, हमारे जोक्स चेंज होते हैं, हमारा बातचीत का कंटेंट चेंज होते हैं। एक साथ हम ये वाली ज़िंदगी भी रह रहे होते हैं, वो वाली ज़िंदगी भी रह रहे होते हैं, अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो भी होती हैं, बाहर जो हैं वो बिल्कुल उससे फ़र्क शो कर रहे होते हैं। हमारे ज़ाहिर में और हमारे बातिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये और नेशन पैट्रियार्कीज़ में भी होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है रिप्रेशन। उसकी वजूहात जो हैं, क्यों हमें फेमिनिन से इतना ज़्यादा डर लगता है, ख़ास तौर पे बरे-सग़ीर के मुसलमान। इस पे अगेन जैसे मैंने कहा था कि इस पे अलहदा से बात करेंगे। लेकिन द फैक्ट इज़ कि उसकी वजह से एक आपका एक टेंडेंसी बन जाती है कि आपने चीज़ को इस तरह से भी करना है, और साथ-साथ ये भी है, साथ-साथ ये भी है। आपके ज़ाहिर और आपके बातिन में फ़र्क, दोगलापन, डुअलिटी आ जाती है, और एक लेवल की मुनाफ़िक़त। तो नफ़सियाती तौर पे होता ये है कि जब आपको जैसे डिफेंसेस होते हैं ना, इंटेंस इमोशन आ रहा है उसके अगेंस्ट, आप कभी डिनायल में जाते हैं, कभी रिप्रेस करते हैं, कभी इंटेलेक्चुअलाइज़ करते हैं। जो भी आपका डिफेंस एक एक प्रिडोमिनेंट जो आप सारा वक़्त इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो आपके दिमाग में जैसे सर्किट सा बन जाता है। फिर अगली दफ़ा जब कोई इश्यू आता है तो फिर आपका चांसेस होते हैं कि वही वाला डिफेंस आप यूज़ करोगे, अगली दफ़ा भी इस्तेमाल करोगे। तो ये जो दोगलापन, मुनाफ़िक़त, तो जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगियों में वो फिट नहीं हो रही होती, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि ये वाली साइड भी चलेगी, साथ-साथ दूसरी साइड भी चलेगी। डॉलर को, अमेरिका को गालियाँ भी देंगे, डॉलर पे राल भी बड़ी टपकती है, ग्रीन कार्ड मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन जाते-जाते भी गालियाँ देते जा रहे होंगे। तो ना उसके इकोनॉमिक रीज़न्स भी हैं, और भी बात है, लेकिन ये जो हिपोक्रेसी है, बहुत डीप लेवल पे हमारी हिपोक्रेसी है, जो जिसकी जड़ें बहुत सॉलिड जाके हमारा जो सेक्सुअलिटी, जो एक और हमारा एक एक पहलू है हमारी ज़िंदगी का, उसके साथ मिलता है। सेक्सुअलिटी, रिप्रेशन, फेमिनिन का, इस पे और बात अलहदा से करेंगे। अभी मैं सिर्फ उससे मिलती-जुलती जो चीज़ें हैं और जो टेरेन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो एक तो मुनाफ़िक़त हमारे कोर इश्यूज़ में से हो गई। ये है। अब मैं 2-3 और करता हूँ, इन सारों का ताल्लुक मज़हबियत से भी बनता है, जो मैं कह रहा था ना कि 2 मेन हमारी जो जड़ें हैं। अच्छा, इससे मिलती-जुलती एक जो और जड़ आती है, वो है हमारा एथिक्स का फुक़दान। जो इख़्लाक़ियात उसको नहीं कहेंगे, ये एक अंदर का एक एहसास होता है, सही और गलत का एहसास।
वो हमारे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, इतना वीक है हमारे सिस्टम में। इखलाकियात बहुत हैं। एक एक इखलाकियात होती हैं जो बाहर से आपको पता लगता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, अच्छा क्या, बुरा क्या, नेकी क्या, सवाब क्या, तो गुनाह क्या। उस लेवल पे बहुत, बल्कि बहुत ज़्यादा बातचीत है। कई दफ़ा तो ऑलमोस्ट आप अगर नोटिस करना शुरू करें तो हर दूसरी, तीसरे तीसरे जुमले में अल्लाह रसूल का ज़िक्र, इखलाकियात का, अच्छी बात, नेकी की बात क्या है, सवाब किन बातों से होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। मैं पिछले कुछ सालों से कनाडा में डिसाइड किया काम ख़त्म करने के बाद कि यहाँ आ जाऊँ। यहाँ पे मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए। अभी तक मैंने एक दफ़ा किसी से नहीं सुना कि ये करो तो जीसस बहुत खुश होगा। जीसस ने कहा है जीसस वुड ब्लेस यू, जीसस ने कहा कि ये जो है इस तरह नहीं, ये मेजॉरिटी क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। मुल्क के ज़्यादा लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। कोई नाम नहीं ले रहा कि मजहबियत नज़र नहीं आती किसी लेवल पे, मोरालिटी की खुल के बात कोई नहीं करता, इखलाकियात के कि वो इस वजह से आप ये करें और ये ना करें और ये करें और ये ना करें। उसके बावजूद आप अगर सिस्टम को देखें, उसके बावजूद नहीं, एक्चुअली उसकी वजह से, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन लेकिन अगर आप सिस्टम को देखें तो इंसाफ इस कदर पोलाइट है एक दूसरे के साथ, इस कदर अमेरिका से कहीं ज़्यादा। मुझे 12 साल अमेरिका रहने का भी मौका मिला, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा पोलाइट हैं, कहीं ज़्यादा फेयर हैं, कहीं ज़्यादा इंसाफ पसंद है एक दूसरे के साथ जिस तरह से डीलिंग्स में। लेकिन एक दफ़ा मैंने मजहबियत कोई इस तरह का मॉरल वो नहीं सुना कि ये करना जो है ये अच्छी बात है और ये करना जो है ये बुरी बात है। कोई इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन नहीं, इसी की वजह से अब ये आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग लगेगा कि इसी की वजह से अगर हम अच्छी बात की तलकीन कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें ये उसकी वजह से कैसे हमारी एथिक्स खराब हो गई। होता ये है कि आप अगर बच्चे को आपने किसी गलत काम से रोकना है या आपने कहना है कि ये हीटर जो है इसको हाथ नहीं लगाना, तो आपने उसको कह दिया कि इसको हाथ नहीं लगाना, था 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 इस पे नहीं। दो तरीके हैं उसके। एक तो ये कि जब थोड़ा सा गर्म हो तो एटलीस्ट उसको वो फील आप डेवलप कराएं कि हाथ क्यों नहीं लगाना, और जब हाथ लगाओ तो उसकी फीलिंग क्या होती है, और जब दूसरे को गर्म लगे या दूसरे का हाथ जले तो उसको क्या फीलिंग होती है। आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, एम्पैथी आती है। वो एक और होती है, आपको सेंस डेवलप होती है कि क्या चीज़ क्यों हमने नहीं करनी। एक होता है इसलिए नहीं करना क्योंकि अम्मी ने कहा है कि नहीं करना, या मेरे उस्ताद ने कहा है, या टीवी ने कहा है, या किसी किताब में लिखा है कि नहीं करना। ये आउटर मोरालिटी होती है। और मिसाल लेते हैं, कीचड़ में पैर नहीं रखना, या छप्पड़ में से नहीं गुजरना, पानी खड़ा है तो वो इसलिए ना करे कि अम्मी ने मना किया है या बड़ों ने कहा है कि नहीं करना, या इस वजह से आप उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन ज़रूरी है कि वो कीचड़ में पैर रख के चलना चाहे, क्योंकि वो एक तो एक अंदर से अर्ज आ रही होती है। अभी जो हम जिन चीज़ों से रोक रहे हो तो बहुत ही स्ट्रांग अर्ज होती है, लेकिन बच्चे को अगर दिल करे तो आप हाथ पकड़ लें, लेकिन उसको गुजरने दें। प्लस उसको ये फील अंदर का एक सेंस डेवलप हो कि जब आप कीचड़ में चलते हैं तो आप फ़र्क तरह चलते हैं। आप खुश्की में बड़े कदम लेते हैं, कीचड़ में आप बड़े कदम लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली गिरेंगे। आप छोटे-छोटे कदम लेंगे, आप बैलेंस का और तरह से हिसाब रखते हैं। आप कुछ लोगों का बैलेंस अच्छा है, कुछ का नहीं अच्छा। मेरा सेंस ऑफ बैलेंस सही है कि नहीं, ये आपको तब पता लगता है जब आप कीचड़ में चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें जाएँगे नहीं, अंदर से आपका वो सेंस ही नहीं डेवलप होगी कि सही क्या है, गलत क्या है। एहसास जो होता है अंदर का, इनर एथिक्स, बाहर से जो आती है वो आउटर मोरालिटी एक चीज़ होती है, इनर एथिक्स एक और चीज़ होती है। ये बहुत से मुआशरे हैं जहाँ पे आपकी मोरालिटी पे बात बहुत कम होती है, और क्योंकि कम होती है तो आपको मौका मिलता है कि आप थोड़ी दफ़ा फिसलते हैं, थोड़ी दफ़ा गिरते हैं, चलता है, खैर है, ज़रा रिलैक्स्ड होते हैं। इतने इनसिक्योर नहीं होते कि ओए कोई गलत चीज़ ना हो जाए तो हमारा ये खतरे में आ जाएगा, ईमान खतरे में आ जाएगा। ज़रा-ज़रा आप रिलैक्स जगह देते हैं, थोड़ा-थोड़ा लोग फिसलते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इनर सेंस डेवलप कर लेते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर आपकी वो अंदर की सेंस डेवलप नहीं होती तो कभी ना कभी आप ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जिसको हम कीचड़ कह रहे हैं, या जो गलत किस्म की जगह को एजुकेशन में पढ़ने का मौका मिल गया, ओए होए अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें। फिर फटते हैं, फिर गलत तरह से चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो अंदर की सेंस डेवलप ही नहीं हुई होती। ये तो मैं ऑब्वियस वाली मिसालें दे रहा हूँ। जब आपके हाथ में लाखों रुपए आते हैं
तो फिर आपका दोगलापन अलहदा हमारी टेंडेंसी है, बाहर कुछ और दिखाना, बाहर कहना कि जी, जी, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए और ये जो है ये बड़ा अहम चीज़ है। और अंदर-अंदर हमारा कुछ और होना वो है ना सिर ते टोपी नीयत खोटी, तो वो वाला हमारा बहुत सीन है कि हम साथ-साथ दोनों चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि एक बेसिक हिपोक्रेसी है और ये कि हमारी एथिक्स अंदर की जो एथिक्स है, एक सही और गलत का एहसास वो ना होने के बराबर है। बावजूद इसके नहीं कि हमें बाहर सारा वक़्त तलक़ीन की जा रही होती है कि सही और नेक रास्ता कौन-सा है, इसकी वजह से क्योंकि इतना ज़्यादा पुश किया जाता है कि वो अंदर की एथिक्स हमारी डेवलप हो ही नहीं पाती, हमारी बहुत वीक है। और ये कहाँ-कहाँ नहीं नज़र आती। जब आप इसके वो आप फल के लेवल पे देखो ना जड़ों के, तो वो कहाँ-कहाँ पे ये कीड़ा नहीं हमें नज़र आता। कॉम्पिटेंट लोगों का आगे ना आना, लॉयल्टी बेस्ड का आगे आना क्योंकि वो आपका जो है ना एक फेयर सिस्टम जो होता है, जहाँ पे जो मेरा हक बनता है वो मुझे मिले, वो नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद मैं किस चीज़ का सहारा लूँगा, फिर मैं आइडेंटिटीज़ के पीछे छुपूँगा, शनाख्त के अलहदा से बात करते हैं, वो एक और बड़ी जड़ है हमारी। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे अगर अगली नौकरी मिल रही है तो वो किस बेसिस पे मिलेगी, तो ये जो बेसिक एथिक्स का ना होना, कॉम्पिटेंस को ना एप्रिशिएट कर सकना, ये हमारी बड़ी की जड़ है हमारा। और उसकी वजह क्या है कि हम मोरालिटी पे, आउटर मोरालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। या आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कौन-कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फ़ोकस इस तरफ ज़्यादा है, वहाँ पे इनर एथिक्स नहीं नज़र आएगी, जहाँ पे आउटर पे ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आपको लोगों के अंदर इनर एथिक्स डेवलप होती हुई नज़र आती है। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इवन दो कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा होता। डाओइज़्म है ना, चाइनीज़ के 2 मेन थे, कन्फ्यूशनिज़्म था और डाओइज़्म था, लाओ त्सू वाला जो डाओ डे चिंग। उसमें वो कहते हैं कि जब मुआशरे में गुडनेस की बात ज़्यादा हो जाए तो समझो कि मुआशरे में वो चीज़ गायब हो गई है या होती चली जा रही है। जब राइचियसनेस की बात हो तो समझो राइचियसनेस ख़त्म हो गई। तो जिन चीज़ों की बातें ज़्यादा होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं मुआशरे में। ये एक बैलेंस जैसा है, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन ये मैं ऐसे अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ-कुछ मिनटों में सिर्फ़ ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि ये हमारे कोर इश्यूज़ में से बनते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, मिलते-जुलते मसाइल है ये। एक और जो है वो ये कि हमारी जो कोर मोटिवेशंस है ना हमारी सोसाइटी की, वो बहुत लो लेवल की हैं। इंसान जो है वो क्या रूमी मेरी वो तौसीफ़ हैदर से बात हो रही थी तो मैं कोट कर रहा था। रूमी ने एक दफ़ा कहा कि इंसान वो चीज़ है जिससे शैतान और फरिश्ते दोनों काँपते हैं उसके आगे। जब वो उसके अंदर अच्छाई है तो इस लेवल की अच्छाई है कि फरिश्ते उधर तक नहीं पहुँच सकते और जब वो ख़राब होने पे आए तो उस लेवल की ख़राबी है जो जो शैतान नहीं उधर जा सकता। इंसान के अंदर रेंज बहुत ज़्यादा है। उसकी जो बेसिक मोटिवेशंस है ना सोसाइटी में इंटरैक्ट करने की, आपका जो बेसिक नैरेटिव्स होते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ लेवल्स के आ सकते हैं। वो अल्ट्रुइज़्म वग़ैरह जहाँ पे आप लार्जर सिस्टम के लिए काम करते हैं, जहाँ पे जो मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, कि आप अपना टैक्स देते हैं इसलिए नहीं कि मजबूरी है, पकड़े जाएँगे इसलिए क्योंकि वो लार्जर सिस्टम के लिए बेहतर है। हर कोई अपना-अपना जो भी उसका बनता है वो बीच में डाल रहा है सिस्टम में। अल्ट्रुइज़्म और चीज़ होती है, कंपैशन और होती है, लव, कंपैशन, एक दूसरे के साथ प्यार से दिल के रिश्ते बनाना, वो और चीज़ होती है। एक होता है जो वो कहे कि जी ये तो सारा ठीक है लेकिन मुझे कितने नफ़लों का सवाब हो रहा है, मुझे इसमें से क्या मिलेगा? ये बिल्कुल बिल्कुल लोअर लेवल की मोटिवेशन है जब आप लालच और डर और लालच जो है ना मुझे इस चीज़ का गुनाह होगा, इस चीज़ का सवाब, मतलब ये जो मैं सेंटेंस कह रहा हूँ मुझे कितने, ये मैंने लिटरली लोगों को कहते सुने हैं, कितने नफ़लों का सवाब, ये मुहावरा नहीं है, वो बाकायदा गिन रहे होते हैं। ये करो तो इसके 10 सवाब मिलेंगे, अगर उसके साथ रहमतुल्लाह बरकातहू, रहमतुल्लाह कहो तो 20 मिलेंगे और वो बरकातहू भी कहो तो उसके 30 सवाब मिलते हैं। इस लेवल पे आप किसी को पानी पिलाएँ तो उसके कितने सवाब मिलते हैं। एम्पैथी और लेवल का मोटिवेशन है, इसको प्यास लगी है, इसको क्या फ़ील हो रहा होगा? अगर मेरे सामने पानी है, मेरे हाथ में प्याला है, तो मैं क्यों इधर से भर के उसको ना दे दूँ क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि उसको इस वक़्त प्यास लगी होगी, तकलीफ़ में है। और मुझे पता है कि कैसे लगता है जब प्यास लगी हो। इसलिए मैं उसकी हेल्प करूँ, नॉट बिकॉज़ उसमें से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या, कितने नफ़लों का सवाब, मुझे कितना, बाकायदा गिन रहे होते हैं कि कितना, इट्स एम्बैरेसिंग। लेकिन इस लेवल की बातचीत हमारे आम है, हमारी मोटिवेशन
प्राइमरी मोटिवेशन जो बार-बार रिपीट होती है, ये मैं कह रहा हूँ ये सारी जड़ें आपस में मिली-जुली सी हैं। बार-बार जो रिपीट होती है वो ये है कि आप वो काम करें जिससे आपको सवाब मिले, नेकी के काम, इसलिए क्योंकि उससे सवाब मिलेगा। बाकायदा कई दफ़ा कहते हैं कि जन्नत में घर मिलेगा। ऑनेस्टली मैंने इस तरह की बातें सुनी हैं। इट्स वो और दूसरी तरफ ये कि ये काम ना करें क्योंकि इससे अल्लाह खुश नहीं होता, ये इससे गुनाह मिलेगा और कितने गुनाह मिलेंगे और फिर किस-किस तरह से आपको अज़ियतें। तो अगर आपने डर और लालच हम लोग ट्रेन करते हैं ना एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजी में और चीज़ में वो चूहे को उसका रास्ता बताना होता है, इधर जाओ तो करंट लगेगी, उधर जाओ तो आपको छोटा-सा पनीर का टुकड़ा चीज़ अगर सही टनल में चले जाओ। लालच डर आपने कुत्ते को ट्रेन करना हो वो जब सही चीज़ करे तो आप उसको कुकी दे देते हैं फिर वो अगली दफ़ा। तो लालच और डर पे तो आप बंदर को, कुत्ते को, चूहे को भी ट्रेन कर सकते हैं। इंसान को ट्रेन करने का वो लेवल भी है, जो जो हम लोग जो ऑपरेट करते हैं जिस लेवल पे। इंसानियत के बहुत सारे लेवल्स हैं, हम उसमें से लोएस्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रिडोमिनेंट जो बेसिकली जो बातचीत है ना हमारी वो गुनाह सवाब पे। फिर हम कहते हैं यार ये पॉलिटिशियन क्यों करप्ट है, वो उसको पोजीशन मिलती है, वो कहता है जी मुझे इसमें से क्या मिलेगा। उसने बचपन से चीज़ों को ऐसी तरह सुना होता है, मुझे कितने नफ़लों का सवाब मिलेगा, हैं? मैं अगर इसको ये मैनू की वो कॉन्स्टेंटली आप देख रहे होते हैं कि इसमें से मैं कैसे मुँचूँ, खुद मुझे मुझे इसमें से क्या मिल रहा है? इसलिए नहीं कि दूसरे को प्यास लगी है, इसलिए क्योंकि मुझे 10 सवाब मिलते हैं, अगर मैं ये काम करता हूँ। इस हवाले से याद है राबिया बसरी ने क्या कहा था कि वो एक हाथ में वो पानी की बाल्टी लेके और दूसरे आग लेके दूसरे हाथ में जा रही एंड शी सेड कि मेरा दिल करता है कि दोज़ख की आग बुझा दूं और जन्नत को आग लगा दूं ताकि लोग डर में और लालच में चीज़ें ना करें, खुदा के इश्क में चीज़ें करें, खुदा को खुश करने के लिए करें। तो वो एक और लेवल है जो सूफियाना उसका। लेकिन हमारा जो पिछले 300-100 साल, ये पाकिस्तान से पहले की बात है, जो 300-100 साल पहले जो एक एक वो चेंज आना शुरू हुआ ना, उसमें जो फॉर्मलिज्म है वो ऊपर आता गया और ये वाला जो इस्लाम था ये दब गया, या बहुत बहुत हद तक नीचे चला गया। जो पहले ये मेन ये वाला होता था इस बड़े सगीर में। सो बहरहाल वो एक अलहदा से डिस्कशन है जिसको करेंगे। ये सारी चीज़ों की आप लिंक देख रहे हैं कि किस तरह से मजहबियत के साथ मिलती है। मैं इसकी जो जड़ें कह रहा हूँ ये चिंगारी तो एक्चुअली बहुत पुरानी शायद होगी, लेकिन मज़हबियत की जो जो फ़नाटिक वाली जो स्ट्रीक है, वो उस आग बन गई थी वो 300 साल पहले। वो उस पे अगर हम कहें कि पाकिस्तान बनने के बाद और ज़ियाउल हक ने जलती पे तेल डाला होगा, लेकिन वो आग उसने नहीं लगाई थी, वो पहले से थी। तो मज़हबियत की जब बात आती है ना, तो इसको इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ख़ास तरह की जो एक रविश है, ये कोर इश्यूज़ में से है। इसको हमारे जिस तरह लेफ्ट के जो दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी ये तो सारा इकोनॉमिक्स की खेल है, या बहुत जो कॉमन है वो ये कि ये तो सियासी तौर पे असल में इस्तेमाल होता है ये तो सियासी तौर पे इस्तेमाल होता है वो। सुइसाइड बॉम्बर्स के मैंने जिस्म के टुकड़े भी उठाए हुए हैं और अपने दोस्तों की डेड बॉडीज भी उठाई हुई हैं। वो जो एक हमारे अपने को हम गोली कराते हैं, या ये कि जी ये तो बड़ी बेवकूफ़ जाहिल जैसे लोग, वो उनको लालच में जन्नत के हूरों के लालच में ये यंग बेवकूफ़ से लोग होते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू, ये मुग़ालता है हमारा। बहुत सोची समझी उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसकी डिटेल में नहीं मैं अभी जाता, लेकिन वो एक चीज़। फिर दूसरा जो बहुत कॉमन होता है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो जो तीली डाल रहा होता है ना, वो जो उसको प्लान कर रहा है वो उसके सियासी मकासद होंगे, लेकिन जो जज्बे में आके और बाहर आए होते हैं और एक्सप्लोड हो रहे होते हैं, लिटरली जो जैकेट पहन के अपने आप को फाड़ लेते हैं, वो सियासी मकासद के लिए नहीं आते। वो वाकई में तो तीली डालना एक चीज़ होती है, बारूद एक और चीज़ होती है। तो जो जो बारूद है ना, उसको उसकी एग्जिस्टेंस पे आंखें बंद करना ये अकल की बात नहीं है। रिलीजियोसिटी हमारा कोर इशू है, वो 100 तरह से नज़र आता है। उस पे आंखें बंद करना उससे मसला हल नहीं हो जाता। अब ये बहुत बड़ा इशू है, जैसे मैंने कहा कि इसका ताल्लुक इस्लाम से कम और बर्रे सगीर के मुसलमानों और बर्रे सगीर के इस्लाम से कहीं ज़्यादा है, और कई सेंचुरीज पुराना है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है।
ये इतना बड़ा इशू है कि इस पे मैं अलहदा से बल्कि 1-2 वीडियोस बनते हैं। हमारी जो बरे-सग़ीर के मुसलमानों की इनसिक्योरिटी है हद से ज़्यादा। इस तरह के मुसलमान, इस तरह का इस्लाम आपको दुनिया में और किसी दुनिया के ममालिक में मज़ाहिब इस तरह के नहीं, और मुसलमान ममालिक में आपको इस लेवल का नहीं नज़र आएगा, क्योंकि बड़ी ख़ास टेंडेंसीज़ हैं, जिनको समझना ज़रूरी हो जाता है। सो इनसिक्योरिटी की वजूहात, ये मैंने अगेन जो पहली वाली किताब थी रूट्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उसमें भी इसका जिक्र किया था कि क्या क्या वजह है, इंडियन मुस्लिम में फ़र्क चीज़ें क्या थी। 3 4 5 मोटे मोटे फैक्टर्स हैं, वो अलहदा से बात है। फिर जो मजहबियत की और रूहानियत का जो आपस में हमारा टसल चलती रहती है, और वो मजहबियत भी, रूहानियत भी जो है वो मजहबियत के रंग में किस तरह से आती जा रही है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक दोनों स्ट्रीक्स हमारी साथ साथ चलती हैं, जिस पे इस पे तो डेफिनेटली अलहदा से एक वीडियो, वो इसका एक चैप्टर भी किताब में अलहदा से है, जो हमारी दो साथ साथ पैरेलल स्ट्रीक्स हैं स्किज़ोफ्रेनिक लेवल पे ऑलमोस्ट। मजहबियत एक हमारी बड़ी जड़ों में से है, जिसमें जिनका ताल्लुक इन सारी चीज़ों के साथ मिलता है। मजहबियत के साथ ही कनेक्टेड एक एक शनाख्त का जो हमारा इशू है ना, वो भी एक बहुत बड़ी अलहदा से जड़ है, जिसका बहुत लिंक जो है वो मज़हब के साथ भी है। शनाख्त की जो जड़ें हैं ना, ये पाकिस्तान की तारीख के साथ इसका इसका मिलता है। जो मैं पहले कह रहा था, वो 300 साल पहले उस वक़्त आइडेंटिटी का इशू इतना ज़्यादा नहीं था, जितना बाद में ज़रूरत थी। कई दफ़ा आपको ना उठाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप कहें कि जी आप तो वो हो, आप तो शाहीन हो, क्योंकि आप मुसलमान हो। वो इलामा इकबाल ने और तरह से उसको, सर सैयद का इतना नहीं था, इलामा इकबाल का बहुत ज़्यादा ही टेंडेंसी थी। और आगे जाके ये हमारे नैरेटिव में मिलता गया कि जब हम हुकूमत करते थे, तुम तो वो हो जो जिसने मंदिर तोड़े, तो वो एक और अलहदा इशू है। लेकिन दूसरे लोगों के साथ मिलाना, बरे सग़ीर में हुकूमत इंडियन मुस्लिम्स की कभी भी नहीं थी। अफ़गानों की थी, टर्क्स की थी, अरब्स की थी। उन्होंने इस्लामी निज़ाम नहीं, इधर इस्लाम की हुकूमत नहीं लेके आए थे। उसका नाम कभी कभी इस्तेमाल करते बड़े स्पेसिफिक टाइम्स पे, और वो उसकी मैंने बहुत सारी पहले भी बातें की हुई हैं, वीडियोज़ हैं और लिखा हुआ। लेकिन अगेन रूट्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस लंबी पूरा चैप्टर था, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अलहदा था। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि तुम लोग वो थे जिन्होंने हुकूमत की, जैसे इंडियन क्रिश्चियंस ने जो कंपनी बहादुर की हुकूमत थी, वो इंडियन क्रिश्चियंस की नहीं थी। इंडियन मुस्लिम्स ने भी कभी हुकूमत नहीं की बरे सग़ीर पे, लेकिन उनको जो जोड़ दिया ना, नाता जोड़ दिया इकबाल ने, कि ये तुम लोग थे जो जो तो ऐसी हुकूमत थी तुम्हारी। शनाख्त के इशूज़ हमारे पुराने हैं, पाकिस्तान से पुराने हैं, लेकिन क्योंकि उसके नाम पे मुल्क बनता है, तो वो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है शनाख्त की, जो चलती चली जाती है। मुझे याद है बचपन में हम कौमी तराने सुना करते थे कि वो जंग के वक्त में कि जी हिंदुओं से जंग हो गई, तो हिंदुओं से जंग का क्या मतलब, इंडिया की और पाकिस्तान की जंग है, उसको उसको क्यों आप मजहबी शनाख्त के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनका क्या होगा, वो इस तरफ हुए कि उस तरफ हुए, और इंडिया की फौज तो भरी हुई है, उसमें तो हिंदू नहीं है, उसमें तो सिख भी हैं, उसमें तो मुसलमान भी हैं, उसमें तो क्रिश्चियन भी हैं, उनका क्या होगा। तो उनको हम छोड़ते जाएंगे और बाकियों को मारेंगे, क्या करेंगे। अजीब वो जैसे ना हिपोक्रेसी और कन्फ्यूजन तो हमारे अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन वो बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि उसमें साथ ये शनाख्तों की कन्फ्यूजन मिल गई। क्योंकि और कोई मजहब, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान का मतलब क्या, स्वीडन का मतलब क्या, कोई स्वीड नहीं पूछेगा इस किस्म का सवाल। लेकिन हमारे अंदर वो एक अजीब इनसिक्योरिटी अलहदा थी। और शनाख्त का जो ये इशू है, ये हमारा बहुत खुल के सामने आ गया। मजहबी शनाख्त को बाद में जिस तरह से वो जंग में किस तरह से, लंबी बातें, अगेन ये चैप्टर नहीं, ये पूरी किताब वाली चीज़ें हैं, जंग में किस तरह से इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक वो डिविजन्स हैं, लैंडलॉर्ड्स, दुकानदार तबका, उनका आपस में किस तरह से मज़हब को इस्तेमाल किया। मज़हब को इस्तेमाल किया तो उसमें वो एक तीर में दो शिकार थे, और भी ज़रूरत थी, सिपाही साहबा वगैरह जब शुरू होती है। फिर सूबाइयत को किस तरह से हवा दी गई, पॉलिटिक्स को ख़त्म करना। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में आपको कमरा चाहिए, तो आपको सूबाई काउंसिल्स बना दी 3,
बलूचिस्तान की, मेहरान की और पश्तून और पंजाब काउंसिल, तो वो आपको कमरे असाइन वो करते थे। जो नया स्टूडेंट आता है उसकी पहली कोर इश्यूज में से होता है हॉस्टल में कमरा मिल जाए, उसके लिए आपको अपनी काउंसिल के पास जाके वो फिर आपको असाइन, एक हॉस्टल उनको दे दिया, एक हॉस्टल उनको, एक हॉस्टल उनको, और कमरे जो असाइन करने ये तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन ये उनको क्योंकि प्रोविंशियलिज्म को इस्तेमाल करना था और पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे लाना था, तो वो शनाख्त पॉलिटिक्स प्रोविंशियल शुरू कर दी। प्रोविंशियल ऑलरेडी क्योंकि बड़ी आसान थी, बहुत ज़्यादा है, जो चौधरी वडेरे सरदार उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोविंशियलिज्म को इस्तेमाल किया एक दूसरे के खिलाफ के, वो देखो तुम्हारा दुश्मन तो उधर बैठा है, उनको भी सूट करता था। उन्हीं प्रोविंसेस में, बलोचिस्तान में वो प्रोविंशियल आइडेंटिटी को तोड़ना था, तो फिर मजहब को इस्तेमाल किया उधर उसको। तो ना ये शनाख्त की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, शनाख्तों की जो खेल है, ये पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो खेलते रहे हैं हमारे साथ, और हम लोग क्योंकि हमारी जड़ें बहुत पुरानी है कि हमें इस रास्ते पे लगा दिया था। आप इसलिए शाहीन नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, आपका किरदार कैसा है, आप इसलिए शाहीन है कि आप पे लेबल कौन सा लगा है, आप पे शनाख्त कौन सी आपकी। ये अच्छी नीयत से किया था, और उसका वक्ती तौर पे टेम्परेरी फ़ायदा होता है, उन्होंने भी फ़ायदा लिया, प्रोविंसेस भी फ़ायदा ले रहे हैं और भी, लेकिन ये लॉन्ग रन में ये नेशन बिल्डिंग वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको ऊपर नहीं ले जाती, ये आपको गंदे लेवल पे फंसा देती हैं। सो शनाख्त के जो इश्यूज हैं ये बहुत डीप हैं, पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, अंदर जो कुछ होता रहा है वो हम बहुत तरह से इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हम लोग, और जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जब फेयर सिस्टम नहीं होगा, जब मुझे जो मेरे अंदर है उसके बेसिस पे मुझे सिस्टम फेयरली मुझे चीज़ें नहीं देगा, जो मेरी कॉम्पिटेंस है उसके बेसिस पे, तो फिर मैं अपनी शनाख्त के थ्रू प्रोटेक्शन भी, मैं हिफाजत भी उसके थ्रू मुझे मिलेगी, मुझे नौकरियां भी, फ़ायदे भी उसके थ्रू मिलेंगे, मैं उसको बढ़ावा भी दूंगा, उनको जाके पैरों को हाथ भी लगाऊंगा। तो ये चीज़ें उस जगह पे परवान चढ़ती हैं जहाँ पे फेयरनेस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आप देख रहे हैं किस तरह मिलती जाती हैं। अच्छा, अब ज़रा ज़रा साथ मिसालें भी लेनी शुरू कर लेते हैं। शनाख्त के मसाइल, इनको जब हम जोड़ते हैं अपने वो दोगलेपन के साथ, और तो ऐसे मज़े मज़े की चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक मिसाल के तौर पे, जिस तरह जब ये सीरिया का और रेफ्यूजीज़ का हो रहा था, म्यांमार का जब इशू उठा, तो बहुत ज़्यादा लोगों की तनकीद थी कि कहाँ है अब वो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार, और जर्मनी क्यों अपने दरवाजे नहीं, बहुत लोगों को उन्होंने लिया, कनाडा ने बहुत लोगों को लिया, जर्मनी क्यों नहीं अपने दरवाजे खोल देता। तो ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स, और शनाख्त से आपने जोड़ लिया कि म्यांमार के मुसलमानों के लिए स्पोक्स पर्सन आप बन गए, क्योंकि वो हमारी वो एक भाईचारा सा बन गया वहाँ पे। तो मुझे हमेशा अजीब सा लगता था कि आप किस मुँह से जर्मनी को आप पुश कर रहे हैं, या यूरोपियन बाकी ममालिक को, या अमेरिका कनाडा को और इनको। अगर शनाख्त का ही जोड़ना है तो फिर म्यांमार का जैसे था, म्यांमार का मैंने दोनों तरफ से बॉर्डर के, कॉक्स बाजार से भी जाके देखा और अलहदा से मोंगडो साइड म्यांमार की तरफ से भी जाके देखा, वहाँ के जो कैंप्स हैं लोगों के साथ। अब वो बहुत क्लियरली जो लोग हैं वो अपनी शक्ल के हवाले से, लिबास, ज़बान, मज़हब, हैं तो वो बंगाल से ही गए हुए, इट्स वेरी क्लियर, उनके पास पेपर्स भी नहीं है म्यांमार के। अब वो म्यांमार कहता है कि जी बस वापस जाए अपने घर, तो बंगाल लेने के लिए तैयार नहीं है, फेयर इनफ, उनके अपने इश्यूज हैं बांग्लादेश के। अगर आपने डिमांड करना ही है तो सऊदी अरब से करें ना, पैसे भी हैं, जगह भी है, उनको कहें कि एक एस्टैब्लिशमेंट को, कॉलोनी सी एस्टैब्लिश कर दें वहाँ पे, वो पूरा का पूरा रैखाइन स्टेट में जितने मुसलमान हैं सारे उधर आके बस सकते हैं, मोंगडो के इलाके में तो सर्टेनली उधर आके बस सकते हैं, कोई मसला ना हो। लेकिन वो जो है ना दिमाग का, कि सोच ना सकना, रिफ्लेक्ट ना कर सकना उनको चीज़ों को, और दोगलापन जैसा जो है, वो तो आपको जूते की नोक पे कभी हो नहीं सकता कि वो आपको बराबरी का, यानी जिनको क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, जो कुछ सालों में आपको बिल्कुल इक्वल सिटीजन्स का ऑलमोस्ट स्टेटस दे ही देते हैं, यहाँ पे तीन तीन नस्लें काम कर रही हैं, यूएई में आप देख लें तो वही साइड पे कितने कितने साल, कितनी कितनी नस्लें वहाँ के जंपल बच्चे हैं, लेकिन उनको वो बराबर, लोकल्स के बराबर के हकूक सोच भी नहीं सकते। लेकिन वही
बगैर किसी शर्म के वो क्रिटिसाइज करेंगे दूसरे मुल्कों को कि भाई अगर वो अलंबरदार हैं तो आप भी बन जाए ना थोड़े से अलंबरदार, आप भी कोशिश करें। और अगर शनाख्त के हवाले से आपने जोड़ना है कि म्यांमार के लोगों के लिए अगर आपका दिल धड़क रहा है, तो फिर उसी शनाख्त के हवाले से उस तरह के मुल्कों से क्यों नहीं कहते कि थोड़ा सा वो भी हिस्सा डाले अपना। तो ना सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ना क्रिटिकल थिंकिंग है, और मुनाफिकत और दोगलापन इस कदर है कि समझ नहीं आती। तो इस पे अभी बात बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि लंबी बातें हैं सारी। इसका ताल्लुक फिर उसके इनसिक्योरिटीज़ के साथ भी मिलता है। जैसे जैसे इनसिक्योरिटी की फ़िज़ा होती है उतना ज़्यादा आप स्ट्रांगली फिर इन शनाख्तों को पकड़ लेते हैं जिसके बारे में आप ज़रा इनसिक्योर होते हैं। तो वो क्योंकि हमारे बहुत डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो भी बहुत से कनेक्शंस बनते हैं। आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो मैंने कहा कि हमने जो जिन चीज़ों को फेमिनिन के साथ जोड़ा उनको दबा दिया, सेक्सुअलिटी का और इनका जो दबाना था ना, उसमें एक जो चीज़ बहुत बड़ी है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है क्रिएटिविटी। जो तख्लीकी अमल है ना, जो एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी का, उसका दबा दिया जाना, उसको डीवैल्यू करना, उससे हमारा लिंक ना होना, ये बहुत बड़े हमारी बड़ी जड़ों में से एक है। जहाँ पे इनसिक्योरिटी हो ना, वहाँ पे हमेशा एक एक टेंडेंसी होती है कि हमें क्लियरली बता दें कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से पे नहीं जाना। क्रिएटिविटी जो है ना, वो कहती है कि नहीं, आप दो चीज़ें नहीं होती, इधर ये सही है, आप उसको 100 तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। उसका बड़ा सॉफ्टवेयर एक 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 फील होती है क्रिएटिविटी की। जो जो सूफियाना रविश के साथ ज़्यादा जाती है। सूफी होते थे ना, वो कहते हैं कि जज करना है राइट रॉन्ग ब्लैक वाइट, उस तरह की थिंकिंग, डुअल थिंकिंग से बाहर आए। क्या वो बाहु का था, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हैं, कौन जज करेगा। वो तो बहुत बहुत गहरी बातें हैं ये। तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती जिंदगी। तो वो क्रिएटिविटी आपको सॉफ्टनेस देती है, या मुआशरे में सॉफ्टनेस देती है। और क्रिएटिविटी ज़िंदगी की अलामत है क्योंकि चेंज, ग्रो, चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से देखेंगे, इधर से रास्ते ढूंढेंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी में से निकलती है। वो जो होते हैं ना बेल बूटे, जिस तरह अपना अपना रास्ता निकालना होता है, आगे से आगे जाती है ज़िंदगी। लेकिन वो तब होती है जब आप वो क्लियर स्ट्रक्चर्ड उसमें से बाहर आते हैं। क्या वो खलील जिब्रान का था ना कि लाइफ एंड ऑल दैट लिव्स टेक्स फॉर्म इन द मिस्ट एंड नॉट इन द क्रिस्टल, एंड हु नोज बट अ क्रिस्टल इज मिस्ट एंड डिके। कि जिंदगी जो है वो क्रिस्टल जैसे शीशा होता है ना, उसके बीच में कोई जिंदगी नहीं होती। वो कीचड़ में से, पानी में से, मलगूबा जैसा जो होता है उसमें से जिंदगी निकलती है। एंड इट्स ऑल राइट कि वो चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड ना भी हों, तो वहाँ से ज़िंदगी आगे चलती है, ग्रो करती हैं चीज़ें। सो जहाँ पे क्रिएटिविटी दबेगी वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ख़त्म होगी, वहाँ पे ग्रोथ ख़त्म होगी, वहाँ पे नई नई तरह की डेवलपमेंट्स ख़त्म होगी, चीज़ें मरने की तरफ जाती हैं। जिन चीज़ों से क्रिएटिविटी बढ़ती है वो आर्ट, म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, सो शायरी वायरी हो, तभी जिस तरह सूफियाना उसमें, मिस्टिकल उसमें ये चीज़ें ज़्यादा थी। मैं कई दफ़ा अपने एक्टिविस्ट को ये भी कहा करता हूँ कि दिमाग पे बहुत ज़ोर ना डालो, तालिबान खुद आपको बता देंगे कि उनको किन चीज़ों से डर लगता है। जो फॉर्मलिस्टिक किस्म का, फनाटिक किस्म के जो मजहबियत होती है, वो आपको खुद बता देती है। वो सूफियों के मज़ारों पे भी धमाके करेगी। वो आते ही पहले म्यूज़िक को ख़त्म करते हैं, वो डांस को ख़त्म करते हैं, वो खूबसूरती को ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं आप अपनी दाढ़ी को हाथ ना लगाएं, काटना नहीं है, औरत ने शक्ल नहीं दिखानी, मेकअप करना तो दूर की बात, या खूबसूरत लगना, या मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पे आपका जिस्म ना नज़र आए। आपका वो जिन जिन चीज़ों को दबाते हैं, आप समझो कि वो चीज़ें हैं जो दिल को जगाती हैं, दिल को खोलती हैं, और एक सॉफ्टनेस लेके आती हैं। क्रिएटिविटी इज़ एसेंशियल उस सॉफ्टवेयर, वो नरमी लाने के लिए, इनफरादी तौर पे, पूरे इज्तमाही तौर पे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ना होने की, ये मैं इशू नहीं कह रहा, लेकिन ये एक अलामत है, सिम्टम। ह्यूमर, अच्छा ह्यूमर ना होना क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी जो है ना, वो बात इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, सडनली यू रियलाइज कि वो बात उधर थी, और वो एक एनर्जी रिलीज होती है और आप हंसते हैं, दैट इज़ ह्यूमर।
ह्यूमर के लिए आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं कर सकते तो अच्छा किया किसी ने मूवी बनाई थी लुकिंग फॉर ह्यूमर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में है कि नहीं, लेकिन वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बड़े सगीर के इस्लाम में जहाँ ह्यूमर है वो बहुत भोंडे लेवल का आमतौर पे। अच्छा ह्यूमर बहुत कम मिलता है। ये इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें से एक्चुअली इंटरवेंशन ही बनती हैं। ये ह्यूमर पे एक पूरा अलहदा से एक सेशन हो सकता है, इसमें भी हम नहीं जाएंगे। एक और चीज़ जिसका ताल्लुक पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने से है, वो है कि जो हमारी बहुत ज़्यादा वीक है और वो भी कोर इश्यूज में से है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारी ना होने के बराबर है। ये मुझे कई दफ़ा शॉक करती थी ये चीज़ कि कितना कितना मुश्किल है लोगों को अपने आप को बाहर से देख सकना। इतना खड़ाक से एक वो दोगलापन की तो हम पहले बात कर चुके हैं, दूसरों के बारे में बात कर देंगे और वन सेज कि ये आप अपने आप को नहीं देख रहे कि दूसरों को आप कैसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह पे हैं, हम में ख़राबियाँ क्या हैं, ये इनसिक्योरिटी के साथ भी ये चीज़ें कम होती हैं। लेकिन क्रिएटिविटी के बगैर, पर्सपेक्टिव शिफ्ट किए बगैर बाहर से अपने आप को देख सकना, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, अगर वो ना हो तो सेल्फ रिफ्लेक्शन ना होने के बराबर होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन ना हो तो फिर आगे अपने, अगर आप अपनी खामियां नहीं देख सकते तो आपके आगे बढ़ने के, बेहतर होने के वो चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी के साथ मिली हुई हैं, लेकिन ये हमारी बड़ी बड़ी एक कोर इश्यूज में से एक है। एक और अच्छा जाते जाते कर लूँ, बहुत सारी हैं जड़ें। अब ये जैसे जैसे आप सरफेस पे आते जाएं तो बढ़ती जाती हैं। एक और जो बड़ी की वाली चीज़ है वो है क्रिटिकल थिंकिंग का ना होना। जो होता है ना चीज़ों का तज्जिया करना, एनालाइज कर सकना उसको, उनको वो वाला जिसको लॉजिक जिसको कहेंगे क्या, अकल समझ सोच समझ के उसको एनालाइज कर सकना, उसको वो हमारे अंदर बहुत वीक है और वो हमें बाकायदा रोका जाता है। मेरी एक वो फ्रेंड की वाइफ है, वो बच्चे को, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा, उसको कहती हैं तुमने सवाल नहीं करना। उसने कहा अच्छा मामा नहीं करता। नहीं, बताओ कि सवाल क्यों नहीं करना। फिर उसने कहा कि वो क्योंकि अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं उन लोगों से जो सवाल करते हैं। अच्छा ठीक है अब जाओ। और तो वो लंबी कहानी है जो मैंने वो अगेन जो दूसरी वो टू कैंडल्स ऑफ पीस किताब में वो मैं कहानी लिख रहा था। बट द पॉइंट इज कि हमें बाकायदा कहा जाता है कि चीज़ों पे सवाल नहीं करना, क्योंकि कुछ इस तरह के एरियाज हैं जिसके बारे में अगर सवाल करें, चाहे वो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मजहबियत से रिलेटेड हो, जिसपे हमें पता है कि वो ऑलमोस्ट बबल की तरह है, उसमें अगर ज़रा सा भी आपने उसको टटोलने की कोशिश की तो वो फट जाएगा। तो उसको उसको कायम रखने के लिए आप फिर बहुत केयरफुल हो जाते हैं। वो होता है ना जैसे आपकी कोई कमज़ोर हो चीज़, आपके आपके हाथ में कोई फोड़ा हो या कुछ, तो आप बहुत केयरफुल हो जाते हैं कि कोई मुझसे हाथ भी ना मिलाए, कोई दूर दूर हो जाए, और कोई अनजाने में भी कोई हाथ हाथ मिला जाए तो आप इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपको पता होता है कि ये मेरा दुखता वाला एरिया है, ये मेरा सेंसिटिव वाला एरिया है, इसको मैंने, इस बबल को मैंने बचा के रखना है। हमारे अंदर इस तरह की हमारी तारीख में, हमारी शनाख्त में, हमारा जो विरसा है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो हमें पता है कि ये बुलबुले की तरह फट जाएंगे एकदम से, और फिर हम उसमें ना अफोर्ड नहीं कर सकते कि सोचें या उसको क्वेश्चन करें या उसको चैलेंज करें। अगर दिमाग को खोलेंगे तो दिमाग खुद ब खुद उसको उसको वो बबल फट जाएगा। सो उसको बचाने के लिए कई दफ़ा आप, तो वो जैसे मैं दिमाग की टेंडेंसी की बात कर रहा था ना, क्रिटिकल एरिया में आप कहें कि इस चीज़ के बारे में आपने क्रिटिकली नहीं सोचना, इस तरह नहीं होता। आपकी पूरी की पूरी साइड वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली दब जाती है। जैसे जिस बात में होता है कि रेप सर्वाइवर्स के साथ हम देखते हैं कि उसका इमोशन इतना इंटेंस है कि आपको वो इमोशन दबाना है, तो सिर्फ रेप के अराउंड नहीं इमोशन दबता, वो सारे इमोशन आपका ऐसे जज्बात जो है वो दब जाते हैं, नम हो जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग भी उस तरह है। इस तरह नहीं होता कि इस और इस चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचना। वो आप जब इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका पूरा का पूरा ज़हन जो है वो सोचने से ज़रा नीचे चला जाता है। अच्छा तो 1-2 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि बात ज़रा क्लियर हो जाए। जो हम कह रहे हैं कि जड़ें आपस में जब मिलती हैं, एक तरफ शनाख्त के इश्यूज़ हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन ना होने के बराबर है, एथिकल बेस हमारा वीक हो गया, तो शुरू में दोगलापन भी है। तो 2-2 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कुछ अर्सा पहले अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद, अब तो कुछ दिहाइयाँ गुजर गई, टूटी थी, तो
एक एक होता है ना, दूसरे की अकीदत की एक जगह होती है, एक एक आपका दिल का एक रिश्ता होता है आपकी इबादतगाह के साथ। आप दूसरे की इबादतगाह के साथ इस तरह नहीं करते। दिल को हाथ पड़ता है। इंडिया में बहुत राइट्स हुए, दोनों तरफ से मारपीट हुई। पाकिस्तान में कोई हार्डली कोई मंदिर था जो जिस पे अटैक ना हुआ हो। बहुत से घरों को हिंदुओं की उधर मारपीट हुई। घर बंद करके बच्चों समेत आग लगाई गई। बहुत से हिंदुओं पे अटैक्स हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारे ऐसे दिल को जाके लगा था। हम उस तरह के लोग हैं जो इबादत गाह पे ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उस किसकी ना अकीदत होती है इन चीज़ों की। अब इसको ज़रा देखते हैं। दोगलेपन की हम बात कर रहे थे, राइट? हिपोक्रेसी की बात कर रहे थे। तारीख ज़रा देख लेते हैं कि कहाँ से वो टर्की के अंदर जो जो चर्च तोड़ के अच्छा, एक्चुअली टर्की को छोड़ दें, बरे सगीर की बात करते हैं। हमने मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी ने कदम यहाँ पे बाद में रखा था। देबल का मंदिर जो है वो पहले टूटा था, याद है? मंजनीक लगा के शिप के अंदर लगी हुई थी बहरी जहाज में, और वो मंजनीक से पहले पहले ट्राई में नहीं हुआ, दूसरे में तीसरे में सीधा मंदिर बराबर हुआ। उसके बाद फौजें यहाँ पे उतरी थी, तो वो वाह वाह तो बहुत हुई कि कितनी एडवांसमेंट थी और सारा कुछ, लेकिन मंदिर टूटा था। उसके बाद आप हज्जाज के लेटर्स पढ़ें, और उसके बाद वो पूरी तारीख और मोहम्मद बिन कासिम से आगे चलती है। बात सिर्फ मस्जिद बनाने की नहीं थी। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ, ठीक है? और ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, तकरीबन सारे यहाँ पे हिंदू थे। आज हम रोते हैं डेमोक्रेसी को। सो उनके इलाके में जाके उनके मंदिर, ना सिर्फ मस्जिदें बनाओ लेकिन मंदिरों को रिप्लेस करो मस्जिद से। और फिर उसके आगे जो हिस्ट्री चलती है, अभी मोहम्मद बिन कासिम ये अच्छे वाले उनमें से था। बाकी तो जो जो खौफनाक वाला है वो और फिर बात सिर्फ मंदिरों की नहीं थी। गुलाम जो इधर से लिए गए, फिर वो किस तरह से बिकते थे, हमारी बहन बेटियां थी इस इलाके की, और उनमें कितना इंसाफ से किस तरह से तकसीम होना है कि सिपाहियों का कितना बनता था, कमांडर्स का कितना बनता था, ऊपर जाके फिर बगदाद जो जाते थे वो कितने जाने हैं, और बगदाद में किस तरह से कीमतें गिरी थी गुलामों की। और वहाँ पे आखिर हज्जाज का जो लेटर है, जो जो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है कि अब और भेजने बंद करो, जितने भेजने थे उससे तुम 3 गुना ज़्यादा भेज चुकी हो, वगैरह वगैरह। ये तो मंदिर टूटना तो अभी छोटी बात है, लेकिन आ, ना सिर्फ ये कि इस तरह के काम हम करते रहे हैं और भरी हुई है तारीख, लेकिन उस पे हम फख्र भी करते रहे हैं। इट्स नॉट कि पुराने वक्तों में हुआ हो गया। और फख्र ये नहीं कि वो जाहिल गवार, ये मौलवियों के हाथों में इन्होंने गलत तरह का वो सीख लिया है, वो बात नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, राइट? वो जवाब शिकवा में जैसे कहते हैं कि तुम तो वो जो बुत शिकन हो, काश तुम अपने बाप दादा की तरह हो जाओ जो बुत शिकन हो, वापस तुम का बुतगर हो गए। और सोमनाथ का मंदिर जिन्होंने तोड़ा, और वो ये बड़े फख्र से। और ऐसा नहीं है कि बाकी कौमें जो हैं वो उस वक़्त बरे सगीर में वो उनकी ज़बान फ़र्क थी, या वो सुन नहीं रही थी, या वो देख नहीं रही थी। सवाल ये है कि आपकी सर आँखों पे आपके जज़्बात मुश्तइल हो गए आपके। लेकिन आपके जज़्बात हैं तो दूसरे लोगों के भी, तो वो भी इंसान के बच्चे हैं, उनके भी जज़्बात हैं। उनके लिए भी अकीदत की जगह जो है वो अकीदत की जगह होती हैं, उनका भी दिल टूटता है। बहन-बेटियाँ जो हैं वो मेरी माँ को कोई टेढ़ी नज़र से ना देखे, मैं दूसरे की माँ को रेप कर रहा हूँ। तो ये किस किस्म का इंसान है जो एक साथ ये चीज़ें और वो चीज़ें साथ-साथ, वो इतना ज़्यादा आपको अपने जज़्बात का ख़्याल है, और अकीदत का और मज़हबी जज़्बात का, और दूसरे का बिल्कुल भी ना होने के बराबर। आपकी माँ दूसरों की माँ नहीं है, या आपकी माँ की इज़्ज़त है, दूसरे की माँ की इज़्ज़त नहीं है। वो कार्टून किसी ने बना दिया, हमने आग लगा दी, दुनिया भर में तहलका मचा दिया कि हाउ डेयर यू, किस तरह से, क्यों कोई हँसे, क्यों कोई मजाक बनाए, किसी की आपकी मजहबी जज्बात होते हैं, फाइन। लेकिन आप जो है, मैं बचपन से मुझे याद है, ये देखो जी,
कितने लाख इनके खुदा हैं, ये बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़ लोग, इनको समझ नहीं है। असल में देखिए अक्ल की बात तो है कि एक होना चाहिए खुदा और उसके नीचे फिर फरिश्ते हों और फिर जन्नत हो और दोज़ख हो और उसमें फिर दूध की नहरें वग़ैरह जो सही तरीका है, जो अक्ल की बातें हैं। ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको समझ नहीं है कि तो इस कदर ठट्ठा होता था कि ये इतने सारे खुदा देखो उनमें तो आपस में लड़ाई हो जाए। तो ये फिर काला पत्थर है तो इसकी इबादत करते हैं। वो तो खुद अपने को वो तो टूट सकता है, अपनी हिफ़ाज़त नहीं कर सकता तो इनको क्या बचाएगा, बेवकूफ़ लोग। तो मतलब अगर आपको अलामत की समझ नहीं है या अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट उसमें आपको मेटाफ़ोर्स की, सिंबॉलिक रिप्रेज़ेंटेशन की समझ नहीं आती तो बाकी जो दुनिया है, वो तो आयोडीन वाला नमक खाती रही है ना। वो तो 1500 साल से बहन-भाई, चचाज़ाद, खालाज़ाद, बहन-भाइयों की शादियाँ नहीं कराते रहे। उनका तो दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग करता है, ये भी पुराने वक़्तों में नहीं, आज तक ये इस किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ होती आ रही हैं। जिसको हम सवाल भी नहीं करते, फेयर इनफ ना करें। लेकिन ये कि बाकी दुनिया तो सोच रही है, उनको इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनका जो बेस है वो एथिकल बेस भी है, एम्पैथिक भी है, उसमें सॉफ्टनेस भी है, उसमें कंपैशन भी है, रवादारी भी है, दूसरे का ख्याल भी करते हैं। अगर वो इंसाफ पे उतर आए, इंसाफ हमारा क्या, ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का, हमारे किस्म का आई फॉर एन आई, राइट, एक के बदले एक, और अपने मंदिर गिनने शुरू कर दें तो एक के बदले एक तो बात किधर जाके, 10 के बदले एक तो बात किधर जाके ठहरती है, हमें सर छुपाने की जगह ना मिले बड़े सगीर में। सो चीज़ों को ना ज़रा ज़रा बैलेंस में देखने की ज़रूरत है और ज़रा सॉफ्टली दूसरे कब तक हमारा बोझ उठाएँ, कब तक वो बर्दाश्त करें ये चीज़ें। दुनिया कर रही है बर्दाश्त, शायद करती चली जाएगी कुछ देर और, लेकिन आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, जो सवाल करती हैं, तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम अपनी अपनी कमज़ोरियों को, अपनी बीमारियों को देखना तो शुरू करें, उनको उनको एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करना शुरू करें, ताकि बात आगे वो शाहीन बन के उड़ने की बात तो दूर की है। पहले हम वो अपनी रेहड़ी को छोड़ के, जो हम बात कर रहे थे कशकोल और रेहड़ी को छोड़ के, आप अपने पैरों पे अपना बोझ उठाना तो शुरू करें, आप पाँव-पाँव चलना तो शुरू करें, हैं? तो उड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये वक़्त है कि हम अपनी कमज़ोरियों, अपनी बीमारियों को आँखें खोल के देखें, ताकि इलाज की कोई सूरत निकल सके, ताकि हमारा कल, हमारी औलाद, हमारे बच्चों का कल जो है वो सर उठा के सीधे खड़े होके, अपने पैरों पे खड़े होके, इज़्ज़त के साथ वो दुनिया को फ़ेस कर सकें।